जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अब लिटिल गर्ल जिया के अटैक से मोया के कपड़े फट चुके थे और उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। अब जियान हंसकर लिटिल गर्ल जिया पर चिल्लाता है कि हे पिद्दी लड़की, तुम किसी पर ऐसे कैसे अटैक कर सकती हो। और इधर लिटिल गर्ल जिया तो बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपना बदला जो ले लिया था और उस बेचारे मोया की तो अंदर ही अंदर जल चुकी थी और वो एक बच्ची से बेइज्जती करवा बैठा था। अब इधर जियान लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर को बोल देता है कि अब किसी को भी अंदर आने मत देना। और फिर जियान चला जाता है पिल रिफाइन करने के लिए यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, आप लोगों का 4 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। जियान पिल रिफाइनिंग रूम के अंदर बैठा था और उसके सामने लगभग 10 से भी अधिक जेड बॉक्स रखे हुए थे और इन जेड बॉक्स से मेडिसिन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। एक बार देखने पर कोई भी बता सकता था कि वे कोई साधारण चीजें नहीं थीं। ये मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स वे थे जो जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया के साथ मिलकर आधे साल की यात्रा के दौरान जंगलों से ढूंढ लिए थे। और ये बहुत ही रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स थे और इनका प्राइस उन पिछली 3 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स से कम नहीं था जो जियान ने 1000 मेडिसिनल हाउस में खरीदी थी। जियान इस बार जिस मेडिसिन पिल को रिफाइन करना चाहता था उसका नाम जोंग ब्रेकिंग पिल था। इस टाइप की मेडिसिन पिल को टायर लेवल 6 मेडिसिन पिल कहा जाता है और यह पिल दोहोंग क्लास के पीक के वॉरियर के मन में लालच जगा सकती है। इस मेडिसिन पिल किसी भी दोहोंग लेवल के पीक के एक्सपर्ट्स को दोजोंग क्लास में आगे बढ़ने पर 10% ज्यादा सक्सेस चांस को बढ़ा देती है। इसके अलावा यह गारंटी देता है कि इसको खाने वाला व्यक्ति दोजोंग क्लास में प्रवेश करने से पहले अपनी पावर्स को स्टेबल कर सकता है और चाहे वो दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाए, इस पिल से उसके पर्जेंट लेवल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा दोहोंग क्लास की पीक पर है और दोजोंग में ब्रेक थ्रू करने वाला है, अगर वो इस पिल को खा लेता है और वो फिर भी किसी कारण दोजोंग में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है तो उसका लेवल कम नहीं होगा। और अगर कोई इस पिल को खाए बिना दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करता है और वो उसमें फेल हो जाता है तो उसका लेवल दोहोंग क्लास की 9 लेवल की पीक से घटकर और कम हो जाएगा। और यह बहुत बुरी बात होगी। अगर किसी का लेवल कम हो जाता है तो उन्हें फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इस पिल को पाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स अपना सब कुछ लूटा देते हैं और जियान की यह जोंग ब्रेकिंग पिल उसके टर्म कार्ड में से एक होगी जो जियान को बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाने में हेल्प करेगी। अब जियान ने हान फेंक का फरनास निकाला और अपनी ग्रेश हार्ट लोटस फ्लेम को उसमें डालता है और फिर 1000 बीस्ट काल्ड्रॉन को फरनास में डालकर रिफाइन करता है। और फिर जियान ने जेट बॉक्स में एक मुरझाई हुई पेड़ की शाखा को निकाला जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे इसे बर्फ से काटकर बनाया गया हो। इस चीज को कोल्ड मैरो ट्विग के नाम से जाना जाता है और यह कुछ ऐसी चीज थी जो अत्यधिक ठंडी जगह के भीतर बर्फ के अंदर पाई जा सकती थी, क्योंकि जियान ने इसे पहाड़ों की गहराई में एक ठंडे तालाब के अंदर जाकर पाया था और जिससे जियान के पीछे रैंक 7 का बीस्ट पीछे लग गया था और उसने जियान को 50 किलोमीटर ज्यादा दूर तक उसे भगाया था। फिर जियान ने उसे भी फरनास में डालकर अपनी फ्लेम से रिफाइन करने लगा था। अब कोल्ड मैरो ट्विग को भी जियान को लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जियान उसे रिफाइन कर ही लेता है और यह जियान की हेवनली फ्लेम के कारण ही हो पाया है। अगर जियान के पास हेवनली फ्लेम ना होती तो जियान को तो इसे ही रिफाइन करने में 2 दिन का टाइम लग जाता और उसका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता और एक एल्केमिस्ट के लिए एक फ्लेम ही उसका हथियार होता है। अब जियान जिद्दी कोल्ड मैरो टहनी को रिफाइन करने के बाद ऐसे ही धीरे धीरे बाकी के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगता है। अब जियान जानता था कि पिल रिफाइन करने में अब जो कदम उसे उठाना था वो सच में बहुत मुश्किल है और इस जोंग ब्रेकिंग पिल को हाई लेवल मेडिसिन पिल भी कहा जा सकता है, जिसे जियान की इसे कभी रिफाइन करने की संभावना काफी कम थी। और यह जोंग ब्रेकिंग पिल एक टायर 6 की मेडिसिन पिल और इस तरह की पिल दोजोंग के लिए अधिक उपयोगी नहीं हो सकती है, लेकिन यह कई बड़े ग्रुप को अट्रैक्ट करने में सक्सेस है। अब ब्लैक एम्परर सेक्ट के एल्डरो ने अपने होने वाले जूनियर लीडर मो या के लिए ना जाने उसे कितने सालों से उस पर बहुत खर्चा किया है ताकि वो जल्दी से दोजोंग का ब्रेक थ्रू कर ले। अब जियान के पास पिल बनाने के लिए 3 मौके थे, क्योंकि जियान ने लिटिल गर्ल जिया की सूंघने की पावर्स का यूज करके बहुत सारे रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के 3 पेयर को ढूंढ लिया था। अब जियान जब पिल रिफाइन कर रहा था तो वो पहली बार में तो फेल हो जाता है
और फिर दूसरी बार फिर कोशिश करता है। लेकिन इस बार जियान ने सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जैसे ही एक पिल की सेफ देने वाला था, तभी उसके फरनास में ब्लास्ट हो जाता है। अब जियान के पास बस लास्ट चांस बचा हुआ था, और अगर जियान इस बार भी फेल हो गया तो उसे झोंक ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के बारे में भूलना होगा। और लेकिन जियान अब की बार अपना पूरा ध्यान लगा देता है और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को उस फरनास में डाल देता है, और देखते ही देखते सभी इंग्रेडिएंट्स पिल की सेफ लेने लगते हैं। अब जियान ने अपने दिल से उस बड़े पत्थर जैसे बोझ को एक तरफ फेंक दिया जब उसने देखा कि मेडिसिन पिल सफलतापूर्वक बन गई थी। अब उसे बस इस पिल को गर्म रखते हुए पिल की क्वालिटी को बढ़ाना था, जिसके बाद झोंक ब्रेकिंग पिल को अच्छे से बना हुआ माना जा सकता है। अब हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को, जो उस होल में आराम कर रहे थे, और उनको देखने में यहां तक कि लिटिल फेरी डॉक्टर तो फिर भी ठीक ही थी, लेकिन लिटिल गर्ल जिया के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि वो 2 दिनों से उस रूम के अंदर ही थी। अब लिटिल गर्ल जिया लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, अब तक जियान का पिल रिफाइनिंग का काम क्यों नहीं पूरा हुआ। अब लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया से कहती है, पिल रिफाइन करने में काफी टाइम लग जाता है और कोई इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने लिटिल गर्ल जिया के हाथ में एक येलो बुक देखकर उससे कहा कि हमें जियान का कुछ टाइम और वेट करना चाहिए, और शायद जियान अब बाहर आने ही वाला है। अब लिटिल गर्ल जिया लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि आप ये बात मुझे पहले ही लगभग 10 बार बोल चुकी हो। और फिर लिटिल गर्ल जिया अपनी सीट पर चली जाती है। तभी पूरा कमरा अचानक हिलने लगा, और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया उस रूम की ओर देखने लगते हैं जिसमें जियान पिल रिफाइन कर रहा था, और उस रूम में बहुत तेजी से ऊर्जा बाहर निकलने लग रही थी, और देखने में ऐसा लगता है कि जियान पिल रिफाइन करने में सक्सेस हो गया है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस ऊर्जा को महसूस किया तो वह बहुत खुश हो गई और माना कि लिटिल फेरी डॉक्टर एक एल्केमिस्ट नहीं थी। फिर भी इतने सालों के बाद भी उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, और वह अच्छे से जानती थी कि जब कोई हाई लेवल की मेडिसिन पिल जब अपना आकार लेती है तो काफी हलचल होती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया से कहती है कि जियान को डिस्टर्ब करने के लिए किसी को भी यहाँ आने मत देना, और ये ब्लैक एम्परर पैवेलियन बहुत सारे एक्सपर्ट्स से भरा हुआ है, और यहाँ जो चल रहा है वो उनसे अब छुपा नहीं रहेगा। और तभी जियान के रिफाइनिंग रूम से एक बहुत बड़ा ऊर्जा का पिलर उस रिफाइनिंग रूम की छत को तोड़ता हुआ आकाश की ओर चला जाता है। अब यहां तक कि लिटिल फेरी डॉक्टर की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई थी। जब उसने लाइट के पिलर को देखा जो छत को तोड़कर आकाश की ओर जा रहा था, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन में कहती है कि आखिरकार जियान कौन सी मेडिसिन पिल बना रहा है जिससे इतनी बड़ी लाइट का पिलर निकला है। और अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अब पूरे ब्लैक एम्पर पवेलियन को पता चल गया होगा कि हम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया से कहती है कि तुम्हें अब इस जगह की रखवाली करनी है, और जो कोई भी इस कमरे में आने की कोशिश करेगा तो उसका काम तमाम कर दो। जिस पर लिटिल गर्ल जिया ने हाँ में अपना सर हिलाया। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अब मुझे खुद आगे बढ़कर जियान को उन बूढ़े राक्षसों से बचाना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर इस तरह का हंगामा निश्चित रूप से कुछ दोझोंगों को अट्रैक्ट करेगा। अगर किसी ने जियान को इस टाइम डिस्टर्ब किया तो हो सकता है जियान को काफी चोट लग सकती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर उस रूम से गायब होकर छत पर आ जाती है, और अब लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है जैसा मैंने सोचा था यहां वैसा ही हो रहा है। अब इस लाइट के पिलर ने ब्लैक एम्परर पवेलियन के सभी एक्सपर्ट्स का ध्यान आकर्षित कर लिया था, और लाइट पिलर की शुद्ध ऊर्जा को महसूस करते ही बहुत सारे लोग तुरंत अपने कमरों से बाहर निकल गए, और 1 मिनट से भी कम समय में पेड़ों की चोटी और पवेलियन के आसपास की इमारतों की छतें जहां जियान का ग्रुप था वहां देखने लगते हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स ने जब इस लाइट के पिलर को देखा तो उन्होंने उसे एकदम पहचान लिया, और उनमें से एक ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे रूम के अंदर कोई मेडिसिन पिल को रिफाइन कर रहा है, और एक हाई लेवल की मेडिसिन पिल के रिफाइन करने पर ही कुछ ऐसी लाइट का पिलर बन सकता है। लेकिन जब तक यह टायर लेवल 7 की मेडिसिन पिल ना हो ऐसा होना नामुमकिन है। अब कोई दूसरा एक्सपर्ट्स उससे कहता है, अबे तू मुझे मत बता कि यहां कोई टायर लेवल 7 की मेडिसिन पिल रिफाइन कर रहा है या नहीं, और यह पॉसिबल ही नहीं है कि यह टायर लेवल 7 की मेडिसिन पिल हो, क्योंकि टायर 7 की मेडिसिन पिल की लाइटनिंग इससे कई गुना ज्यादा होती है, और यह टायर लेवल 6 की मेडिसिन पिल है जो हाई ग्रेड की पिल है। लेकिन एक मेडिसिन पिल जो इस तरह का हंगामा शुरू करवा दे वो कोई निश्चित रूप से आम पिल तो नहीं होगी ना। और मैं हैरान हूं कि नीचे उस रूम में कौन सा ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट बैठा है। अबे तू फिर मुझे बता रहा है यह जरूर ब्लैक एम्परर सेक्ट का क्यू ईशान होगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यू ईशान अभी कुछ टाइम पहले ही टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बना है, और उसके लिए इस तरह की हाई ग्रेड टायर लेवल 6 की मेडिसिन पिल रिफाइन करना पॉसिबल नहीं है।
और दोस्तों, जो भी आदमी उस लाइट के पिलर को देख रहे थे वे कुछ इस तरह की बात ही कर रहे थे। अब जिन जिन लोगों को इस लाइट के बारे में पता था उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को तो लालच भी आ गया था, क्योंकि जिस मेडिसिन पिल से इतना हंगामा हो सकता है वह निश्चित रूप से कोई साधारण चीज तो नहीं थी। तभी हमें आकाश में 10 लोगों की आकृति दिखाई देती है और उसमें से एक ने कहा कि क्या ब्लैक एम्परर सिटी के अंदर कोई ऐसा भी एल्केमिस्ट है जो इस तरह की पिल को रिफाइन कर सकता है। और मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सा महान एल्केमिस्ट है। अब आकाश में एक स्थान पर 10 से अधिक मानव आकृतियां हवा में खड़ी थीं। तभी उनमें से एक बुढ़ा बोला, जिसके सफेद बाल और सर पर टोपी थी और जो उनका लीडर था, ये ऐसी मेडिसिन पिल को रिफाइन करना क्यों आई शान के बस की बात तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं एक बुढ़े के पास में एक लड़का खड़ा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो यह जियान का दूसरा भाई साउली था और उसके बगल में वह सफेद बालों वाला बूढ़ा इनर एकेडमी के प्रथम एल्डर सुकियान थे। अब यहाँ पर डेमन फ्लेम वैली के लोग भी आ गए थे। यह सुनकर साउली भी चौंक गया। जैसे ही उसने फर्स्ट एल्डर सुकियान की ओर देखा तो उसने पाया कि फर्स्ट एल्डर सुकियान कुछ ही दूरी पर आकाश में खड़ी हुई मानव आकृतियों के एक ग्रुप की ओर देख रहे थे और यह ग्रुप डेमन फ्लेम वैली का ग्रुप था और उसका लीडर एक ओल्ड मैन था जिसे वे फर्स्ट एल्डर कहकर बुलाते थे। अब साउली लाल बालों वाले बूढ़े फैंग हान को देखकर हंसते हुए कहता है कि बस ये ऑक्सन हाउस वाला मामला खत्म होने के बाद हम उन्हें आसानी से नहीं जाने देंगे। और जॉली की बात सुनकर फर्स्ट एल्डर सुकियान ने भी हाँ में सिर हिलाया। और दोस्तों, अगर मेरे से कभी कभाक साउली की जगह जॉली नाम निकल जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन अभी भी फर्स्ट एल्डर सुकियान की नजर दूसरी ओर उसी भूरे कपड़ों वाले व्यक्ति पर थी जिसको देखकर जियान को वह भूरे कपड़ों वाला कुछ अजीब सा लगा हुआ था। अब एक साइड डेमन फ्लेम वैली के लोग और दूसरी साइड शोगेट और इनर एकेडमी के लोग एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे। अब डेमन फ्लेम वैली का फैंगयान कहता है कि अरे ये तो फर्स्ट एल्डर सुकियान भी यहाँ आया हुआ है। ऐसा लगता है कि इस बार उन्हें मारने में हमको कुछ ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब भूरे कपड़े पहने वाले व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाकर कहा कि जब टाइम आएगा तो हम सबको उसे दूसरों के साथ मिलकर मारना होगा और मैं इस टाइम इस बारे में अधिक उत्सुक हूं कि जो बंदा पिल रिफाइन कर रहा है वो कौन है। ऐसी मेडिसिन पिल रिफाइन करना यह संभावना है कि उसकी ब्लैक एम्परर सेक्ट के क्यूई शान से भी अधिक काबिलियत है। और ब्लैक कॉर्नर रीजन में ऐसा एल्केमिस्ट कब और कहां से आया, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूं। मुझे लगता है इस बार ब्लैक एम्परर सिटी में जो एक्सपर्ट्स आए हैं यह उनमें से ही एक होना चाहिए। फैंगयान ने उत्तर देते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। यह व्यक्ति वास्तव में ऐसी जगह पर पिल रिफाइन करने का साहस कर रहा है। अगर उसे थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो पिल का नष्ट होना पक्की बात है। भूरे कपड़े वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। और इधर फैंगयान कुछ कहने ही वाला था, तभी उस लाइट के पास एक आकृति आ जाती है और यह और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर थी। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर सबसे कहती है कि जो कोई भी इस 100 मीटर के दायरे में आएगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। अब सभी लोगों के चेहरे बदल गए और सभी लोगों ने कहा दोउझोंग। कुछ लोगों के दिल में एक डर सा बैठ गया जब उन्होंने उस लड़की ने डेमन फ्लेम वैली के लोगों को चिल्लाते हुए पीछे हटने के लिए कहा था। जब फैंगयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर को देखा तो वो बहुत ही हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की सच में एक कुलीन दोउझोंग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में इतनी यंग दोउझोंग लड़की कब आई। अब लिटिल फेरी डॉक्टर ने फैंगयान को चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे पास खोने के लिए 10 सांसों से भी कम का टाइम है, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो। अब फैंगयान तो अपने दिल में झटका महसूस कर रहा था, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में उसके लिए हत्या के इरादे दिख रहे थे। अब डेमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर ने को याद आया कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में ऐसा कोई भी नहीं है जो फैंगयान पर चिल्लाया हो। अब वो भूरे कपड़े वाले व्यक्ति भी लिटिल फेरी डॉक्टर से डरा नहीं था और उसने सभी से कहा कि हमें पहले पीछे चलना चाहिए और हमारा एक दोउझोंग के साथ पंगा लेना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। और जैसे ही फैंगयान ने उस भूरे कपड़े पहले वाले आदमी को ऐसे बोलता देखा तो फैंगयान की तो जल गई। उसे लिटिल फेरी डॉक्टर पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर डेमन फ्लेम वैली का ग्रुप पीछे हटने लगता है और जब आसपास के लोगों ने डेमन फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स को इस सफेद कपड़े वाली लड़की के चिल्लाने पर उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होते देखा तो वे अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाए। अरे भाई, एक दोउझोंग कोई टट्टू पंजू एक्सपर्ट्स ना होता है जिससे कोई भी ऐरा गहरा पंगा ले सके। अब इधर डेमन फ्लेम वैली के लोगों के पीछे हटने के बाद वहां बस एक ही ग्रुप बच गया था और वो था शोगेट और शोगेट फैक्शन का साउली और उसका ग्रुप ही आसमान में बचा था,
इसलिए जैसे उस सफेद कपड़े वाली महिला के डेमन फ्लेम वैली की बेइज्जती करके उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। और उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर जॉली को कुछ कहती, उससे पहले ही जोली और फर्स्ट एल्डर सुकियान पीछे ही हटने वाले थे कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ने जियान के दूसरे भाई जॉली से थोड़े अच्छे अंदाज में कहा कि क्या आप शोगेट के लोग हैं। जॉली का ग्रुप उस टाइम चौंक गया जब उन्होंने इस सफेद कपड़े वाली औरत की आवाज सुनी। इससे पहले कि जॉली ने तुरंत कुछ सावधानी से अपना सिर हिलाया, उसने फर्स्ट एल्डर सुकियान को अपने पास में देखकर जॉली ने लिटिल फेरी डॉक्टर को ग्रीड करते हुए कहा कि मैं शोगेट का सेकंड लीडर जॉली हूं। और जॉली को यकीन था कि वह अपने सामने इस दोउझोंग लड़की से कभी भी नहीं मिला था, और जॉली को उस लड़की की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वह शोगेट के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। हालांकि इससे पहले कि जॉली यह पता कि उस लड़की का रिश्ता हमारे शोगेट से अच्छा है या बुरा, वह थोड़ा सावधान हो गया था। जब जॉली सतर्क था तो उसके बगल में फर्स्ट एल्डर सुकियान की आंखें उस लड़की पर जम गईं और वह समझ सकता था कि यह सुंदर सफेद कपड़े वाली महिला भले ही यंग लड़की हो, लेकिन उसके पास बहुत ही खतरनाक पावर्स है। अब पास में ही डेमन फ्लेम वैली के लोगों को जब यह पता चलता है ये लड़की शोगेट के लोगों से बड़े प्यार से बात कर रही है, तो उन लोगों की ओर भी जल जाती है। अब इधर जॉली का जवाब सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर का हत्या का इरादा बहुत कम हो गया, और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा कि क्या आप में से कुछ लोग कृपया एक तरफ हट सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पिल रिफाइनिंग के टाइम हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे। अब बहुत से लोग चुपचाप अपने दिलों में इस बात को सोचकर हैरान थे कि शोगेट का इतनी स्ट्रांग लड़की से इंट्रो कब हुआ। फैंग यान की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि अगर यह लड़की सचमुच शोगेट को जानती है तो डेमन फ्लेम वैली को अब शोगेट से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, और बगल वाले व्यक्ति को भी दो दोउझोंग का सामना करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अब इसके बाद जॉली और फर्स्ट एल्डर सुकियान अपने ग्रुप को लेकर 100 मीटर के दायरे से दूर हो गए। अब जॉली के ग्रुप के पीछे हटने के बाद ब्लैक एम्परर पैवेलियन के अंदर से कुछ मानव आकृतियां आई, और जब वे इमारत से 100 मीटर दूर थे तो वे तुरंत रुक गए। वे मानव आकृतियां अभी अभी प्रकट हुई थीं। जब सभी ने तेजी से उनकी ओर देखा तो पीले कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराहट के साथ हवा में कदम रख रहा है। जैसे ही वह पास आया, सभी को एहसास हुआ कि उसके पीले कपड़ों पर कुछ विशाल सुनहरे अजगर टैटू बने हुए थे, और एक सफेद कपड़े पहने हुए यंग मास्टर मो के साथ साथ एक लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति भी था। और वह लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति ब्लैक एम्परर सेक्ट का एक एल्केमिस्ट भी था, जिसकी 1000 मेडिसिनल हाउस में जियान ने क्यों आईशान की बेइज्जती की थी। अब पीले कपड़े पहने हुआ बूढ़े व्यक्ति के आते ही इस यहाँ पर काफी शोर होने लगा, और ये पीले कपड़े पहने हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर मो जिंग तियान था। और ये मो जिंग तियान काफी टाइम पहले ही दोउझोंग क्लास में आगे बढ़ चुका है, और अब मो जिंग तियान की नजरें ब्लैक एम्परर पैवेलियन में फर्स्ट एल्डर सुकियान और डेमन फ्लेम वैली के लोगों के साथ उस भूरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर जा रुकी, जो एक लड़की से 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। और जब उसकी नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ी तो वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर की कम उम्र ने उसे बहुत हैरान कर दिया था। अब यंग मास्टर मो की नजर मो जिंग तियान के पीछे उस लाइट पिलर के पास खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर पड़ी, जिसे वह बहुत पसंद करता था। और यंग मास्टर मो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बड़ी हैरानी के साथ कहा कि क्या ये लड़की। अब इधर मो जिंग तियान यंग मास्टर मो से कहता है कि तुम उसे जानते हो, और उसने यंग मास्टर मो से कुछ पूछताछ की। और फिर मो जिंग तियान ने कहा, इस तरह के एक्सपर्ट्स के साथ अच्छे संबंध रखने से ब्लैक एम्परर सेक्ट को बहुत फायदा होगा। जिस पर यंग मास्टर मो कहता है कि हम सिर्फ एक बार मिले हैं, और इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मैं उसे अच्छे से जानता हूं। और यंग मास्टर मो ने मो जिंग तियान को सब बता दिया जो वह जानता था। उन्होंने अपनी आवाज में लिटिल फेरी डॉक्टर के प्रति अपनी दिल की बात नहीं छिपाई। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मो या क्वीन मेडूसा को देख लेता तो इसका क्या होता, कमेंट में बताओ। और फिर यंग मास्टर मो ने मो जिंग तियान को जियान के बारे में भी कुछ छोटी मोटी बातें बताई। और फिर यंग मास्टर मो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि अंदर जो मेडिसिन पिल को रिफाइन कर रहा है ना, वो इस लड़की के साथ वाला ही लड़का होना चाहिए, जिसके बारे में एल्डर क्यों आईशान ने 1000 मेडिसिनल हाउस में हुई बातों के बारे में बताया था। और मुझे यकीन नहीं होता है कि इतनी उम्र में वह लड़का एक एल्केमिस्ट लेवल के इतने हाई लेवल तक पहुंच चुका है। जब पीछे खड़े क्यूई शान ने जियान की तारीफ होती सुनी तो उसकी जल गई, और उसने अपने मुंह को थोड़ा दूसरी ओर मोड़ लिया। जिन आंखों से वह उस लाइट के पिलर को देख रहा था
उसे जियान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस समय वह शायद जानता था कि जियान भी एक एल्केमिस्ट है, लेकिन क्यों माईशान ने कभी नहीं सोचा था कि वह पिल रिफाइनिंग में इतना अच्छा है कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। और वह तो अभी कुछ समय पहले ही टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बना है। फिर इधर मोजिंग तियान यंग मास्टर मो से कहते हैं, तुम अगर इस लड़की को अपना बना लेते हो तो इससे हमारे ब्लैक एम्परर सेक्ट की पावर्स और भी बढ़ जाएगी और हमें इन लोगों को इस टाइम नाराज नहीं करना चाहिए। अब इधर वो लाइट का पिलर धीरे धीरे कम होने लगता है और कुछ टाइम बाद वह लाइट का पिलर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अब इसके साथ ही जियान ने जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर लिया था और अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी आराम की सांस लेती है। अब सभी लोगों की भीड़ वहां से कम होने लगती है। पिल रिफाइनिंग के बाद जियान एक एल्केमिस्ट और लिटिल फेरी डॉक्टर ब्लैक एम्परर पैवेलियन में अपनी पावर्स से वहां के लोगों में डर बैठा चुके थे और कुछ लोगों की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग उस इमारत के पास जा सके। कुछ लोग अजीब विचारों के साथ मिलने आए, लेकिन बुद्धिमानी से वे केवल बंद दरवाजे के बाहर जाने के बाद ही वापस चले गए। और इन लोगों में खुद को बेहद महान समझने वाला यंग मास्टर मो भी शामिल था। अब जियान अपने थके हुए शरीर के साथ जब रिफाइनिंग रूम से बाहर निकलता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया, जो लिविंग रूम में पहरा दे रहे थे, ये देखने के बाद तुरंत आगे आए कि जियान आखिरकार रूम से बाहर आ गया है। जब उन्होंने देखा कि उसकी आंखें खून के निशान से भरी हुई हैं, तो लिटिल फेरी डॉक्टर जियान पर चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम 2 दिन से रूम में पिल रिफाइन कर रहे हो। अगर तुम आज भी बाहर नहीं आते तो हम जबरदस्ती दरवाजा तोड़ देते। और अब जियान मेज पर रखी सारी चाय एक ही बार में पी गया। जब जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर को डांटते हुए सुना तो उसने एक स्माइल के साथ कहा कि अब हम जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के बाद इस नीलामी में उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाना अब हमारे लिए कुछ आसान हो जाएगा। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या इन 2 दिनों में तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि कुछ मूर्ख लोगों के अलावा कोई भी यहां आकर हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। और दोस्तों, तुम लोगों को पता ही है मैं कितनी मुश्किल से वीडियो बनाता हूं। मैंने आज कोशिश की थी लॉन्ग वीडियो बनाने की, लेकिन मैं नहीं बना पाया क्योंकि अब मेरे कोचिंग जाने का टाइम हो चुका है। और दोस्तों, थोड़ा समझा करो। और आप लोगों को भी पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊं, और फीवर के कारण मेरा बहुत सारा काम भी छूट गया है जिसे मुझे पूरा करना है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।